राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए हम आप सबको पढ़ाते हैं डेली सेकंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास चैप्टर वाइज। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं, ये चौथी क्लास आपकी है। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। इन सब चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आइए हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आएगा समीकरण और सब संख्याएं, जो आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। उसके बाद रेखीय समीकरण, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। उसके बाद व्यंजकों का गुणनफल और सब संख्याएं, ये तो आपका दूसरा चैप्टर का ही पार्ट है। इसमें सब संख्याएं का मतलब एक है, इसको हम आगे बताएंगे भी, जिसमें 51 का वर्ग जो होता है उसको a+b के फॉर्म में लगाना होता है, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका। तो आइए हम पहले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 पे। तो देखिए सर्व संख्या तथा समीकरण का अर्थ क्या होता है, पहले हम परिभाषा इसकी जान लेते हैं, फिर उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो सर्व संख्या का मतलब होता है इसमें दोनों पक्ष में चर का मान कुछ भी रखने पर दोनों पक्ष बराबर हों। मेरे कहने का मतलब ये है, दो आपके नंबर के पक्ष हैं, जैसे देखिए ये आपका दिया गया है, लिखा है 2x+1 बराबर 2x+2। ये आपका प्रीवियस पेपर का ही है, आप लोग देखे होंगे अगर सीरीज पढ़ रहे होंगे तो इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपका मान दोनों तरफ बराबर ही होगा। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहे हैं तो आपका सर्व संख्या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे x का वैल्यू रख के, इसको थोड़ा उधर कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है 2x+1 और बराबर 2x+2। यहाँ पे x की वैल्यू चाहे 1 रखेंगे, चाहे 2 रखेंगे, चाहे 3, कुछ भी रखेंगे तो मान बराबर ही होगा। पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। 2 × 1+1 बराबर 2 × 1 गुणे में प्लस में 2। ये हो गया आपका 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये 2, 4 बराबर 4। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया। अगर आप 1 भी रखेंगे यहाँ पे, अगर आप 2 भी रखेंगे तभी भी मान आपका बराबर ही आएगा। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको, 2 रखेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 6 आ गई। यहाँ पे 2 रखेंगे 2 2 4 प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी 6 वैल्यू हो गई। यानी कि x की वैल्यू चाहे आप 1 2 3 रखिए, चाहे आप 10 15 11 रखिए, या जो भी आप बड़े से बड़े मान भी रख सकते हैं, तो वो आपका मान हमेशा बराबर होगा। तो आपकी वो सर्व संख्या होगी। आपके क्वेश्चन में ही आएगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें पूछेगा सर्व संख्या आपकी कौन सी इसमें है। आप देखेंगे चारों ऑप्शन में x की वैल्यू रखेंगे, जिसमें आपका कुछ भी मान रखने पे मान बराबर हो जाएगा, तो ही आपका सर्व संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें दूसरे वाले में आप इसमें रखेंगे तो मान बराबर नहीं आएगी, नहीं बराबर होगा। देखिए 5x+2 बराबर 3x+6। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप मान लो 1 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे का 1 प्लस का 2 बराबर 3 गुणे 1 प्लस का 6। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 9। यानी कि देखिए यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ये कुछ विशेष मान पे ही ये मान आपके लगभग बराबर होंगे। यहाँ पे आप देखिए अगर 2 रखेंगे तो 2 रखने पे ये मान आपके बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए x बराबर अगर 2 रख देंगे आप तो ये आपको हो जाएगा 10 प्लस का 2 बराबर 3 2 6 प्लस का 6, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया। ये देखिए कुछ विशेष मान रखने पर ही आपके बराबर होंगे, तो ये आपके सर्व संख्याएं नहीं होंगी, ये आपके समीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। सर्व संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। ये वाला पार्ट छोड़ के इसके ऊपर वाला जो देखिएगा, सर्व संख्या उसे कहते हैं जिनमें दोनों पक्ष के मान में कुछ भी रखने पर वो वैल्यू आपके बराबर हो जाए, तो वो आपका सर्व संख्या होगी। तो समीकरण हम देखते हैं। समीकरण होता है इसमें दोनों पक्षों में चर का मान कुछ विशेष संख्या रखने पर। ये देखिए लिखा गया यहाँ पे कुछ विशेष संख्या रखने पर। आपका फार्मूला भी मतलब परिभाषा भी आ सकता है कि परिभाषा आपकी क्या हो सकती है। तो परिभाषा में आपको ये लिखना पड़ेगा समीकरण का मतलब क्या होता है। उसमें पूछेगा समीकरण का अर्थ क्या है, तो समीकरण को आपको इसको लिखना पड़ेगा इस परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो विशेष संख्या रखने पर ही आपका मान बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है x+2 के वैल्यू में आप x की वैल्यू क्या रखेंगे जिससे 5 के बराबर हो। अगर 5 के बराबर हर वैल्यू पे हो जाएगी तो सब संख्या आपकी हो जाएगी, लेकिन हर मान पे बराबर अगर नहीं होगा तो आपका समीकरण होगा। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस का 2 बराबर का 5 है, यहाँ पे 3 बराबर 5 जो कि बराबर नहीं है। x की वैल्यू पे 1 के मान पे आपका संतुष्ट नहीं हो रहा है। x+2 पे x बराबर 2 पे अगर रखेंगे आप तो यहाँ पे 2 प्लस का 2 बराबर 5, ये आपका 4 बराबर 5, ये भी आपका नहीं बैठ रहा है। x की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे, आप लोग को दिख रहा है ना क्लास, समझ में आ रही है आप लोग को क्लास, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो x बराबर अगर 3 रखेंगे 3 + 2 बराबर में 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। यानी कि कुछ विशेष मान रखने पर आपका समीकरण ही होगा। अगर वहां पे विशेष मान रखने पर आपका नहीं आ रहा है तो वो आपका समीकरण के अंतर्गत आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दोनों में अंतर क्या है सर्व संख्या समीकरण में, एक भाषा में समझ लीजिए आप। अगर आपका 2 पक्ष दिया गया है उसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रख दे रहे हैं,
तो वो आपका दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है, तो आपकी सर्व संख्या हो गई। अगर दोनों पक्षों का मान सब कोई भी नंबर रखने पर बराबर नहीं हो रहा तो आपका समीकरण के अंतर्गत आएगा। तो वही परिभाषा है, कुछ विशेष अंक रख रहे हैं, x बराबर 3 रख रहे हैं तो ये मान आपका बराबर हो रहा है, अगर x बराबर 2 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं तो नहीं बराबर हो रहा है। तो ऐसे कुछ और मान रखेंगे तो वो भी बराबर होगा। तो समीकरण समझ में आ गया आप लोग को। ये आगे आ गया समीकरण को हल करना है। आपका सेम यही क्वेश्चन आपका जो है पेपर में मिलेगा। यहाँ पे आपको हल करना होगा x + 7, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हम पहला बता दे रहे हैं आपको और आपको हम तीसरा बता दे रहे हैं, इसमें आप दूसरा लगाइएगा। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। तो पहला आपका है x + 7 बराबर में 14। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, इसको हम समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, ना कि x की वैल्यू हमें रखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। वो तो हमें परिभाषा में चेक करने के लिए होता है कि सर्व संख्या कौन सी है, कौन सा समीकरण है, वहाँ पे हम x की वैल्यू रख के उसको हम चेक करते हैं कि वहाँ कौन सा आपका सर्व संख्या है या समीकरण है। लेकिन हमें यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम +7 को इधर करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि ये 4 आपका है, ये आपका अचर है, इसको एक तरफ कर देंगे तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। x बराबर हो जाएगा 14, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 14 7 गया 7, यानी x की वैल्यू आ गई 7। पहले का आंसर 7 हो गया, x बराबर 7 आएगा। और दूसरा आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे 2x है, इसको 9 को पक्षांतर कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और तीसरा वाला आपका है 3x + 4 = 5 × x + 3। अब 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3x + 12 बराबर 5x + 5 का अंदर गुणा के 5x हो गया, यहाँ पे 5 15। अब देखिए चर पद को एक तरफ कर लेंगे और अचर पद को एक तरफ कर लेंगे, इधर 5 को इधर ले आएंगे तो 3x - 5x, इधर 15 - 12, ये आपका हो जाएगा -2x, ये आपका हो जाएगा 3x बराबर आ जाएगा आपका 3/2। ये आपका नेगेटिव है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव से गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा -3/2, प्लस माइनस गुणा नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है 3 - 3/2। तो समझ में आया आप लोग को। तो दूसरा आप लोग लगा लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं रेखीय समीकरण। ये आपका एक समझ लीजिए बहुत फेवरेट टॉपिक है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि आपका पेपर में जरूर आता है। तो रेखीय समीकरण का मतलब क्या होता है, परिभाषा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे रेखीय समीकरण उसे कहते हैं जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है। यहाँ पे देखिए, तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं, यानी कि लाइनर इक्वेशन इसका इंग्लिश होता है। इसमें बोलते हैं जिसकी चर की घात 1 हो। चर किसे कहते हैं, चर का मतलब ये होता है जो ए से लेके जेड तक को जो आपके 26 नंबर होते हैं, इनको हम चर बोलते हैं। और जो आपकी गिनती होते हैं 1 से लेके जो भी है, मतलब 100 या जो भी 200 जो भी लिखो, आप 9 तक लिख दे सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं बनती हैं जो रिपीट होकर आगे पीछे नंबर बनते हैं, इन सबको हम अचर कहते हैं। यहाँ से आप चर जान गए। तो इसमें देखिए जिनकी घातें 1 हो, यानी जिसकी घात पे 1 का हो, तो वही आपका रेखीय समीकरण होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका x + 8 लिखा हुआ है, यानी x की घातें 1 है लेकिन लिखा नहीं गया है, ये आपका रेखीय समीकरण के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x - 5 बराबर 2x + 5। यहाँ पे देखिए x की घात 1 ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे पीछे करेंगे, क्योंकि गुणा होता तब आपकी घातें जुड़ती है, लेकिन यहाँ पे घातें जुड़ेंगे नहीं, यहाँ पे उसके जो साथ वैल्यूज जो दिए गए हैं वो आपके जुड़ेंगे। तो ये भी आपका रेखीय समीकरण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 2x की पावर 2 है, ये लिखा है 2x की पावर 2 प्लस में 3x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ में 2x की पावर 2 आ गई, तो 2 आ गया, ये आपका रेखीय समीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका 2 घात समीकरण के रूप में चल जाएगा। यानी कि जिसकी घातें 1 से अधिक हो वो आपका 2 घात 3 घात में आएगा। जैसे 2 रहेगी 2 घात हो जाएगा, 3 घात रहेगी 3 घात रहेगा। हमें केवल मतलब है 1 घात से, यहाँ पे लिखा गया है ना, देखिए 1 घात जिसकी होती है वो आपका रेखीय समीकरण आता है। आपके सिलेबस में यही है, 2 घात समीकरण आपके सिलेबस में नहीं है, आपका 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखिए 2 की पावर x है, तो आपका ये आपका हो जाएगा रेखीय समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 5x है, ये लिखा गया है, इसको लिखते हैं। देखिए एक और रूप होता है 1 - 5x माइनस का 3x बराबर में 12। अब देखिए यहाँ पे 5x को आप एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पे 5x का इसमें भाग देंगे, इसको आपको बताए थे। तो ये आपका 5x में भाग जाएगा तो एक बार जाएगा, 1 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बटे में 1 होता है, 1 से 5x में भाग देंगे तो 5x ही होगा। 5x का 3 में गुणा होगा, 5 3 15 x का स्क्वायर, ये आपको बराबर 12। अब ये पक्षांतर हो जाएगा 1 - 15x स्क्वायर बराबर 5x गुणे में 12। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल चेक करना है। यहाँ पे तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना नहीं है, केवल हमें चेक करना रेखीय समीकरण है कि नहीं। अब देखिए रेखीय समीकरण के रूप में नहीं है, देखिए यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन रेखीय समीकरण के रूप में है, यहाँ आपके बटे के रूप में रहेगा, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जो आपको वहाँ पे रफ का पोर्शन रहता है उसमें आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सीधे सीधे नंबर दिया गया है
तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। गुणा या भाग में दिया गया है तो वहाँ उसको थोड़ा सा सरलता रूप पे लेके जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे सरलता रूप पे लेके आए, अब देखिए 2 की घात के रूप में चल गया, जो कि ये आपका एक समीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, ये है यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम एक मान बता दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा आप लोग लगाइएगा। इसके पीछे बताए हैं जो वही इसमें भी रहेगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा है 6x माइनस का 11 प्लस में बराबर 18 8 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। 6x माइनस 11 को 75 कर देंगे, ये 10 8 18 हो जाएगा। ये माइनस 11 इधर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। यहाँ पे 6x 8 1 9 2 1 आपका 3 39। अब x बराबर हो जाएगा 39/6। अब इसको 6 से 3 से काट भी सकते हैं। 3 1 3 3 3 का 9 3 9 6 यानी कि 13/2। x की वैल्यू आ गई 13/2। 2 से भाग भी दे सकते हैं आप। 2 6 12 1 बचेगा, उसके बाद 1 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10 6.5 यानी x की वैल्यू यहाँ पे 6.5 आ गई। अब ये दूसरा वाला आप लोग लगाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए देखते हैं आगे, व्यंजकों का गुणनफल और युग्म सर्व संख्याएं। जो व्यंजकों का गुणनफल है, इससे पहले आपको बताए थे, जो पदों का गुणन होता है 2x + 3 लिखा रहेगा, 3x + 2 लिखा रहेगा, उसको गुणा आपस में करना है, वो आपको बताए थे। यहाँ पे व्यंजकों का गुणनफल और सर्व संख्याएं, यहाँ पे व्यंजक आइए देखते हैं। ये आपका एक है एक पदीय व्यंजक। व्यंजक आपके कितने प्रकार के होते हैं, एक आप बेसिक जानेंगे तो एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक। मेन होता है एक पदीय व्यंजक, और जो 2 पदीय व्यंजक होते हैं, त्रिपदीय व्यंजक होते हैं, चतुर्पदीय व्यंजक होते हैं, ये सब बहुपदीय व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। मेरा कहने मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। जिसमें एक पदीय व्यंजक आपका क्या होता है, एक पदीय व्यंजक में जिसमें केवल एक पद हो। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई नंबर लिखा हो जिसमें केवल एक पद हो। एक पद का मतलब ये हो गया, अब कहीं लिखा हुआ 7x, ये आपका एक पदीय व्यंजक हो गया। आपका लिखा गया है कहीं पे 4y लिखा गया है, ये आपका एक पदीय व्यंजक है। जिसमें कुछ प्लस या माइनस अलग से नंबर ना ऐड हुआ हो, वो आपका एक पदीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। केवल आपका क्वेश्चन यही आएगा डीएलएड के पेपर में कि आपका उससे पूछेगा कि एक पदीय व्यंजक कौन सा है, कौन इसमें से एक पदीय व्यंजक नहीं है, या इसमें पूछेगा इसमें एक बहुपदीय व्यंजक कौन सा है। तो आप उसमें एक पदीय व्यंजक आप जानते रहेंगे तो बस आपको एलिमिनेट करना आ जाएगा। तो उसमें एक पदीय व्यंजक होता है जो नंबर केवल खुद के साथ हो, यानी कि एक पदीय व्यंजक हो। अब देखिए यहाँ पे 7xy लिखा गया है, ये आपका एक पदीय व्यंजक है। उसके साथ प्लस और माइनस में कुछ नंबर जुड़ा ना हो तभी वो होगा। उसके साथ में लिखने कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 3xy z भी लिख सकते हैं, ये भी आपके पदीय के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपका यहाँ पे 3x प्लस का y z अब ये लिख दिया गया है, ये आपका एक पदीय व्यंजक नहीं है, ये आपका 2 पदीय व्यंजक हो गया। यानी कि 2 नंबर जुड़ गए ना, एक नंबर ये एक नंबर ये, आपका 2 पदीय व्यंजक में चला गया। आइए हम आगे बताते हैं। आप लोग को एक पदीय व्यंजक समझ आए। देखिए यहाँ पे 7xy एक पदीय व्यंजक होगा, 5m जो लिखा है ये भी एक पदीय व्यंजक होगा। यहाँ पे 3z स्क्वायर में लगेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल प्लस माइनस के अंतर्गत उसमें डिफरेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपका ये पदीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। तो ये देखते हैं 2 पदीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो और असमान हो। असमान कहने का मतलब ये है कि आपका x + y हो सकता है, ये दोनों असमान है। आप x + x नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x + x कर देंगे तो इसको आप जोड़ के 2x लिख सकते हैं ना, ये तो आपका एक पदीय व्यंजक चला गया। बात समझ रहे हैं ना। तो आपका ऐसे भी फंसा सकता है कि x + x यदि आपसे पूछेगा एक पदीय व्यंजक है 2 पदीय व्यंजक है, लेकिन आपका ये एक पदीय ही व्यंजक होगा, क्योंकि आप इसको जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। तो आपका एक पदीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। तो बस देखिए ये आपका एक पदीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। इसमें देखिए अलग अलग नंबर है, ये भी असमान है, ये भी देखिए असमान है। आपके एक पदीय 2 पदीय व्यंजक के अंतर्गत आएंगे। ये देखिए आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x लिखा है प्लस का 5x लिखा है। इसको आप जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये आपका एक पदीय व्यंजक के अंतर्गत है, यानी कि ये आपका एक पदीय व्यंजक के अंतर्गत आ जाएगा। तो बस आप समझ गए आप लोग। अब देखिए बहुपदीय व्यंजक या त्रिपदीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो। आपको बताया ना, आप लोग समझ गए ना, एक पदीय व्यंजक आप समझ जाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा केवल एक पदीय व्यंजक कौन सा होगा। तो आप लोग समझ गए। तो त्रिपदीय व्यंजक का मतलब होता है जिसमें व्यंजक की संख्या 3 हो। यहाँ देखिए x + y + 7 ab + a + b, देखिए 3 पदीय व्यंजक है, यानी कि a प्लस का b प्लस का c, यानी कि 3 पद आप जोड़ देंगे तो आपका त्रिपदीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो कैसे लगी क्लास आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए गुणा करना है, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग लास्ट तक क्लास देखते ही नहीं, क्लास आप लोग देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक देखिए ये है लास्ट में, सब संख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसका एक क्वेश्चन तो आप लोग को आएगा ही लघुत्तरीय में, इसका हम एक बता देते हैं। यहाँ पे देखिए सब संख्या का प्रयोग करके हमें एक इसका मान निकालना है। इसमें पूछेगा 51 का स्क्वायर, सब संख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 51 का स्क्वायर।
अब इसको निकालना है, इसको हम a प्लस बी के फॉर्म में बनाएंगे। a प्लस बी का फार्मूला आप लोग को पता होगा, a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इसके रूप में लिख देंगे, ये आपका हो जाए 50 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 50 इंटू 1, यानी कि a और b है दोनों, ये a है ये b है, उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख दिए। अब ये हो जाएगा 2500, 50 का 1 प्लस का 1 प्लस 50 नहीं है 100। अब 100 25 से 26 हो गया, 2601, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इसमें प्लस बी लगा लेंगे, इसमें भी आपका a प्लस बी लगेगा, 100 प्लस 5 कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 48 लिखा है, तो यहाँ पे a माइनस बी का लगेगा। ये फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, इसे लगा लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर आप लोग लास्ट तक आ गए हैं सब क्लास लेते लेते, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको डेलेट के जितने सेकंड सेमेस्टर के जितने भी फार्मूले हैं ओवरऑल, आपको एक 10 मिनट से या 15 मिनट की वीडियो में पूरे फार्मूले आप लोग को हम रटा देंगे। केवल आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम अगली क्लास आपको लेके आएंगे। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी जो भी हो, आप सुझाव अगर देना चाहेंगे तो कुछ जो भी है ऐड करना चाहेंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।